everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में लेबर लॉ 1 का लेक्चर 4 कवर करने वाले हैं। ये वाला जो लेक्चर रहेगा ये लास्ट लेक्चर रहेगा लेबर लॉ 1 का, क्योंकि हम लेबर लॉ 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के साथ हमारा जो लेबर लॉ है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 4 में आज हम कवर करने हैं वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज क्या, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं कनेक्टेड हैं, नहीं जुड़े हैं, तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे रखा है वो रखा है 5 मार्क्स का, और वो जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। किसके हिस्ट्री से रिलेटेड है? फैक्ट्रीज एक्ट के रिलेटेड। यहाँ पर बोला है आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका, फैक्ट्रीज एक्ट का इंडिया में। ये आपको 5 मार्क्स से बताना है कि एक्चुअल में क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किस तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट का आगमन हुआ इंडिया में, किस तरीके से क्या उसकी नीड रही और क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको 5 मार्क्स में बतानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी, फैक्ट्रीज एक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगी कि क्या बेसिकली होता है वो। तो फैक्ट्रीज एक्ट एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है जिसको इनेक्ट किया गया है कि वो रेगुलेट करेगा जितनी भी वर्किंग कंडीशंस है फैक्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी, और इंश्योर करेगा हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर वर्कर्स का। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट को लाने का जो मेन मतलब है और फैक्ट्रीज एक्ट का जो काम है वो ये है कि जितने भी व्यक्ति फैक्ट्रीज में, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका क्या देखी जाए, उनकी वर्किंग कंडीशंस को प्रोटेक्ट रखा जाए और उनको सेफ्टी मेजर्स और जो बाकी सारी चीजें हैं वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। इसीलिए फैक्ट्रीज एक्ट का मेन एम यही है, काम यही है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक्ट का वो ये है कि वो प्रोवाइड करे एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट और प्रोटेक्ट करे वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, सो बेसिकली प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि सेफगार्ड क्या करे, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाए जो कि, और उसी के साथ जो वर्कर्स हैं उनको कोई भी अगर ऐसी कोई चीज हो रही है जो उनके साथ गलत हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसमें उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ये चीज फैक्ट्रीज एक्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो जो फैक्ट्रीज एक्ट का एम है वो एक एम नहीं है, बहुत सारे एम है। तो फैक्ट्रीज एक्ट एम करता है कि वो रेगुलेट करे वर्किंग आवर्स एंड कंडीशंस अडल्ट एंड चाइल्ड वर्कर्स की। जो चाइल्ड वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या जो अडल्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स होनी चाहिए। ये पूरा इंप्लीमेंट करवाता है कौन, फैक्ट्रीज एक्ट। दूसरा जो एम है वो ये है कि फैक्ट्री एक्ट का कि इंश्योर करता है सेफ्टी मेजर्स, प्रॉपर वेंटिलेशन, क्लीननेस एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, कि अगर कोई भी सेफ्टी मेजर्स को प्रॉपर इंश्योर करना, प्रॉपर फैक्ट्री में वेंटिलेशन रहे, उसके लिए साफ सफाई रहे और जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, ये मेन एम है यहाँ पर। उसी के साथ जो तीसरा मेन एम है वो क्या है कि वेलफेयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। जैसे कैसी फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पीने का पानी, वॉशरूम्स हो गए, फर्स्ट एड हो गया, रेस्टरूम्स हो गया, ये भी क्या आता है, वर्किंग कंडीशंस में आता है और ये भी फैक्ट्रीज एक्ट का एक मेन एम है। उसके बाद बात करूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो जो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 है वो सबसे पहला लेजिस्लेशन था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो एड्रेस करेंगे चाइल्ड लेबर और बेसिक वर्किंग कंडीशन को टेक्सटाइल वर्क फैक्ट्रीज में। ठीक है, सो 1881 में आया था, ये सबसे पहला लेजिस्लेशन था जिसने इंट्रोड्यूस किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो चाइल्ड लेबर इश्यूज हैं और जो बेसिक कंडीशंस हैं उनको एड्रेस किस तरीके से करना है, कैसे डील करना है, वो इस एक्ट में बताया गया था। फिर आया था इस एक्ट में क्या हुए, अमेंडमेंट हुए। वो अमेंडमेंट कब हुए, 1891 में हुए, 1911 में हुए, 1922 में हुए और 1934 में हुए। और उसी बेसिस पे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, वर्किंग आवर्स में, और वुमेन्स राइट को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। फिर अगर मैं बात करूं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, तो जैसे ही इंडिपेंडेंस हो गया 47 में, तो कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट ने क्या किया, रिप्लेस किया जितने भी पुराने अर्लियर वर्जन्स थे, चाहे वो अमेंडमेंट के हो, चाहे वो 1888 का एक्ट हो या 1880 का एक्ट हो, इन सबको क्या कर दिया, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ने चेंज कर दिया। ये बेसिकली एक्ट अप्लाई होता है फैक्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रीज जो कि क्या करती है, यूज करती है पावर या एम्प्लॉय करती है 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स को, और नॉन पावर यूजिंग यूनिट्स विद 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स की, वो ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कवर किया जाता है।
ये एक्ट क्या करता है, रिमेन करता है कि जो लेबर लॉ का कॉर्नरस्टोन है वो क्या करे, इंडस्ट्री क्लियर लेबर को पूरी तरीके से कवर करे, ये चीज इसमें बताई गई है। जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्रियल लेबर स्टैंडर्ड को शेप करने के लिए, और उसी के साथ वो कंटिन्यू इवॉल्व करता है कि जो भी नई कंडीशन आ रही है, इमर्जिंग कंडीशन आ रही है, उनको क्या कर सके, उनको डील कर सके। ये चीज पूरी तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की काम की यहाँ बताई है। सो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको 5 मार्क्स में फैक्ट्रीज एक्ट का कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री बतानी है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बताया कि वो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके कंडीशंस को इंश्योर रहने के लिए सेफ्टी वगैरह उस पर काम करता है। फिर मैंने बताया कि क्या कॉन्सेप्ट है, एम क्या है। तो हमने देखा अडल्ट एंड चाइल्ड वर्कर्स जो है उनका पूरा वर्किंग आवर देखना और जो बाकी कंडीशंस उनको प्रोवाइड करना। फिर हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की किस तरीके से 1880 में आया था, फिर अमेंडमेंट आया उसमें, और उसके बाद फाइनली फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो हम करेंगे 5 मार्क्स का, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो टर्म है, क्या टर्म, फैक्ट्री, डिफाइन द टर्म फैक्ट्री एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से आपको जो फैक्ट्री टर्म है वो डिफाइन करनी है, क्या उसके एसेंशियल कंडीशंस हैं कि जो उसको एस्टैब्लिशमेंट किया जाए और फैक्ट्री कंसिडर किया जाए एक्ट में, ये चीज 5 मार्क्स में आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी, क्योंकि मुझसे डायरेक्टली पूछा है फैक्ट्री डिफाइन करनी है फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से, तो पहले मैं फैक्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 2M फैक्ट्रीज एक्ट की, तो एक फैक्ट्री एक ऐसे प्रीमाइसेस होते हैं जिसमें इंक्लूड किया जाता है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स जो कि क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं किसी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स पे, और अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी किया जा रहा है सो वो पूरी तरीके से फैक्ट्री में इंक्लूड किए जाएंगे। या 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं या वर्क कर रहे थे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स पे, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि कैरिड हो रहा है वहां पर विदाउट द एड ऑफ पावर, वो भी क्या होगा, वो भी फैक्ट्री में कवर किया जाएगा एज पर सेक्शन 2M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताइए कि क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होती है कि एक प्रीमाइसेस को हम फैक्ट्री कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं। तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है वो होती है आपकी क्या, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब इतने लोग होंगे तभी हम उस प्रीमाइसेस को फैक्ट्री कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे बोला है 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स जो कि पावर के साथ ऐड कर रहे हो, 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स जो कि विदाउट द एड ऑफ पावर हो, इनको हम क्या बोलेंगे, इतनी मिनिमम वर्कर्स होने चाहिए। मतलब एड ऑफ पावर के साथ 10 या 10 से ज्यादा, और बिना एड ऑफ पावर के साथ कितने, 20 और 20 से ज्यादा, तभी उस प्रीमाइसेस को फैक्ट्री कंसिडर करने की पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जरूरी होना चाहिए वहां पर जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन 2K में कि क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रीमाइसेस पे होना चाहिए तभी वो फैक्ट्री कंसिडर किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या हो सकता है, किसी चीज को बनाना हो सकता है, मेक करना हो सकता है, ऑल्टर करना हो सकता है, रिपेयर करना हो सकता है, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगी। तीसरा है आपका टाइम फ्रेम, जो वर्कर है वो काउंट करता है कंडीशन जो कि फुलफिल की जाएगी किसी भी प्रिसाइडिंग 12 महीने के पहले एक दिन में। फिर हम बात करें प्रेमाइसेस और आपकी प्रेजेंस की, तो जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड करती है प्रेमाइसेस को, प्रेजेंस को, इनक्लोज एरिया को जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या हो रही है, ऑकर हो रही है। एक्सक्लूजन की बात करें तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये एक्सक्लूड करता है माइंस को, माइंस एक्ट में मोबाइल यूनिट्स को, रेलवे रनिंग शेड्स को और आर्म फोर्सेस को, जो कि क्या करता है, पूरी तरीके से एक्सक्लूड करता है। ये जो डेफिनेशन है ये क्रूशियल है क्योंकि ये डिटरमाइन करती है कि क्या एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट फॉल करता है इस फैक्ट्रीज एक्ट के स्कोप में कि नहीं, और रेगुलेटरी प्रोविजंस जो हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के पूरा कंसिडर करके ही ये एक्ट पूरी तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये एसेंशियल चीजें थी जो कि एक कंसिडर करेंगी कि एक प्रेमाइसिस को फैक्ट्री बनाया जाएगा कि नहीं। तो उसमें सबसे पहले क्या थी, वर्कर्स की लिमिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टाइम फ्रेम, प्रेमाइसिस और आपका पेंसेंस, और उसी के साथ साथ एक्सक्लूजन। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा था हमसे कि फैक्ट्री बताना है तो वो हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ 10 मार्क्स का है जिसमें आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात हो रही है जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, जो कि 2K में फैक्ट्रीज एक्ट के डिफाइंड है। क्या बोला गया है, डिफाइन द टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट। आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताना है फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से, उसका स्कोप और सिग्निफिकेंस बताना है रिलेवेंट एग्जांपल्स के साथ साथ और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ साथ। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 के फैक्ट्रीज एक्ट का, तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि किसी चीज को बनाने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ऑर्नामेंट करने के लिए, फिनिश करने के लिए, पैक करने के लिए, ऑयल करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए, इन सारी चीजों को क्या कर रहा है, इस तरीके से बना रहा है कि उनको यूज किया जाएगा, सेल किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या डिलीवरी किया जाएगा। उसमें क्या होता है, सबसे पहला पार्ट कवर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। कोई भी तरीके का पंपिंग ऑयल हो, वाटर हो, सीवेज हो, एनी अदर सब्सटेंस हो, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर को जनरेट करना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। प्रिंटिंग को कंपोज करना, लिथोग्राफी को और बुक बाइंडिंग को कंपोज करना, ये भी किस में आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कवर किया जाएगा। कंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, ब्रेक करना शिप्स और वेसल्स को, प्रिजर्व्स करना, स्टोर करना किसी भी आर्टिकल को कोल्ड स्टोरेज में, ये भी आपका किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। अगर मैं बात करूं कि इस पूरी टर्म का स्कोप क्या है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो टर्म है उसका एक बहुत ही ब्रॉड स्कोप है जो कि कवर करता है वाइड रेंज एक्टिविटीज जो कि इन्वॉल्व करेंगे फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट किसका, सब्सटेंस का और आर्टिकल का। ये इंक्लूड करता है दोनों चीजें, चाहे वो मैनुअल प्रोसेस हो चाहे वो मैकेनिकल प्रोसेस हो, और ये कहीं से कहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को, लेकिन प्रिपरेटरी और फिनिशिंग प्रोसेसेस से क्या है, ये लिमिट किया गया। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जो कपड़े बनाए जा रहे हैं गारमेंट फैक्ट्री में, जो फूड प्रोडक्ट्स की पैकिंग हो रही है, जो न्यूज़पेपर्स को प्रिंट कराया जा रहा है, जो गुड्स और कमर्शियल पर्पसेस को क्लीन कराया जा रहा है, वो सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कवर की जाएंगी। इस डेफिनेशन का सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली डिटरमाइन करती है कि क्या एक स्टैब्लिशमेंट क्वालिफाई करता है फैक्ट्री में कि नहीं। जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा कि फैक्ट्री बताने के लिए किसी प्रेमाइसिस को कुछ एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए, उसमें से एक एसेंशियल कंडीशन थी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन जो कि 2K में दी गई है फैक्ट्रीज एक्ट में, तो उसका जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है वो क्या, कि ये डेफिनेशन डिटरमाइन करती है कि स्टैब्लिशमेंट को क्वालिफाई किया जाएगा फैक्ट्री की तरह कि नहीं। दूसरा यहाँ पे बताया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी किया गया है उसमें क्या रिक्वायर रहते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि प्रेजेंट रहेंगे, और जो स्टैब्लिशमेंट है वो रेगुलेट किया जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट की तरफ से, जो इंश्योर करेगा सेफ्टी को, हेल्थ को और वेलफेयर स्टैंडर्ड को। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है ये एक्सटेंड करता है लीगल प्रोटेक्शन वर्कर्स को, और वो जो प्रोटेक्शन देता है वो नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेटअप में ही देता है। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल सेटअप है उसमें ही प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं, जो नॉन ट्रेडिशनल सेटअप है वहां पर भी प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं नॉन ट्रेडिशनल सेटअप की, तो वो आपके कौन से हो जाएंगे, पैकेजिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज, वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की क्या है, पूरी तरीके से एप्लीकेशन है। अगर मैं इससे रिलेटेड केस लॉस की बात करूं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे कुछ केसेस बताए जिसमें से पहला केस जो है वो है आपका ग्रीनलेस बैंक लिमिटेड वर्सेस द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, जो कि 1980 का केस है। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि अगर ऑपरेशंस किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली लिंक्ड है प्रोडक्शन से, जैसे प्रोसेस हो गया रिकॉर्ड्स करना बैंक में, जो कि समटाइम्स क्वालिफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, तो उसको टाइट किया जाता है किससे, ट्रीटमेंट और एडेप्टेशन ऑफ आर्टिकल से। ये चीज यहाँ पर बताई थी इस केस में। दूसरा केस जो मैंने यहाँ पे साइट किया वो है आपका अर्देशीर एच भिवांदी वाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो कि 1962 का केस था, जिसपे बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि अगर क्लीनिंग और पैकिंग कवर की जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो वो पूरी तरीके से, अगर उस चीज को हम कवर कर रहे हैं सेल और ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो चीज पूरी तरीके से किसकी डेफिनेशन में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में आएगी। फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो फैक्ट्रीज एक्ट में एक इंटेंशनल ब्रॉड है, तो जो कि क्या करता है, वेरियस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है वर्कर प्रोटेक्शन लॉज में, और उसका जो वाइड इंटरप्रिटेशन है वो इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स हैं वो पूरी तरीके से डाइवर्स सेक्टर्स में क्या रहे, इंगेज रहे, और पूरी तरीके से उस चीज पे क्या करें, काम करें। ये मेन एम है किसका, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ठीक है, सो यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूछा था, तो मैंने उसका पूरा बताया कि क्या होता है। फिर मैंने ये बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या उसका स्कोप है डेफिनेशन का, ठीक है, एम क्या है वो बताया। फिर मैंने यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बताया, उसके बाद कंक्लूजन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 10 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन है, हु इज एन ऑक्यूपायर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948।
फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ऑक्यूपायर, वही यहाँ पे पूछिए कि कौन होता है फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से ऑक्यूपायर। दूसरी चीज यहाँ पे पूछी है कि आपको क्या करना है, ऑक्यूपायर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करनी है, और वो चीज आपको रिलेवेंट प्रोविजंस के साथ और जुडिशियल डिसीजंस के साथ यहाँ पे बताना है। मतलब दो क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले ये बोला है कि क्या बताओ ऑक्यूपायर कौन होता है, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑक्यूपायर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वो आपको लीगल प्रोविजंस और केस लॉस के साथ यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑक्यूपायर के बारे में बताऊंगी कि सेक्शन 2N में फैक्ट्रीज एक्ट में बताया गया है कि एक ऑक्यूपायर डिफाइन किया गया है एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है, अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, टर्म से समझो, वर्ड से समझो, ऑक्यूपायर मतलब क्या कि वो ऑक्यूपाई कर रहा है। सो ऑक्यूपायर मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है कि किस तरीके से फैक्ट्री को चलाना है। ये जो पर्सन है ये लीगली रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इंश्योर करेगा कंप्लायंस एक्ट का और मेंटेन करेगा एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को। अगर मैं बात करूं ऑक्यूपायर के एक्सप्लेनेशन की, तो सबसे पहले अगर हम पार्टनरशिप फर्म में देखें कि कौन ऑक्यूपायर होता है, तो पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर्स क्या होंगे, आपके ऑक्यूपायर होंगे। अगर मैं बात करूं कंपनी में ऑक्यूपायर कौन होता है, तो कोई भी डायरेक्टर क्या होगा, कंपनी का ऑक्यूपायर कहलाएगा। अगर मैं बात करूं एक गवर्नमेंट ओन फैक्ट्री में ऑक्यूपायर कौन होगा, तो जो पर्सन अपॉइंट किया गया है वो क्या होगा, जो कि अफेयर्स मैनेज कर रहा है उस गवर्नमेंट फैक्ट्री के, तो वो कौन होगा, ऑक्यूपायर होगा। अगर मैं बात करूं कि जो शिप बीइंग रिपेयर्ड हुई है ड्राई डॉक में, उसका ऑक्यूपायर कौन होगा, तो जो डॉक का ओनर है उसी को कंसिडर किया जाएगा ऑक्यूपायर। फिर हम आते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि ऑक्यूपायर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो आपको बताना है। अब हमने ऑक्यूपायर के बारे में तो बता दिया, अब हम क्या बताएंगे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले ड्यूटीज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, इंश्योर करना हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर को, जो कि सेक्शन 7A में दिया गया है। ठीक है, कि ऑक्यूपायर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर को इंश्योर कर सके। ऑक्यूपायर इंश्योर करेगा कि रीजनेबली प्रैक्टिसेबल जो हेल्थ सेफ्टी मेजर्स हैं, सारी चीजें वो वर्कर्स की मेंटेन रहे, जिसमें ये इंक्लूड करता है कि ऑक्यूपायर को क्या करना पड़ेगा, सेफ वर्किंग सिस्टम प्रोवाइड करने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स देने पड़ेंगे, प्रॉपर मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और पूरी तरीके से सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना पड़ेगा एडिक्वेट फैसिलिटीज के साथ। ये ऑक्यूपायर का काम है। दूसरा ऑक्यूपायर का काम है कि अगर रिपोर्ट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो सेक्शन 6 में दिया है कि जो ऑक्यूपायर है वो अप्लाई करेगा फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसी के साथ लाइसेंस ऑब्टेन करेगा ऑपरेशन कमेंस होने से पहले। तीसरी जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या, कि ऑक्यूपायर की तरफ से नोटिस, दैट इज सेक्शन 7 में दिया है, जो ऑक्यूपायर है वो एक रिटर्न नोटिस देगा किसको, चीफ इंस्पेक्टर को। अब वो जो नोटिस देगा वो 15 दिन पहले देगा ऑक्यूपाई करने के और यूज करने के प्रेमाइसेस को एज अ फैक्ट्री। अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, जो कि सेक्शन 40B में दिया गया है, जो फैक्ट्री जहाँ पे 1000 वर्कर से ज्यादा हैं, इन्वॉल्व हैं, वहां पर ऑक्यूपाई क्या करेगा, क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा। फिर आते हैं स्पेशल प्रोविजन हजार्डस प्रोसेस के, जो कि चैप्टर 4A में दिए गए हैं। एक्स्ट्रा ड्यूटीज फैक्ट्रीज में जहाँ पर हजार्डस सब्सटेंस हुए हैं, जैसे हेल्थ हजार्ड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, वर्कर्स को इन्फॉर्म करना रिस्क और प्रिकॉशंस के बारे में, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इंश्योर करना, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। वेलफेयर मेजर्स की बात करें, जो कि चैप्टर 5 में दिया गया है, जैसे फैसिलिटीज हो गई, आपकी कैंटीन्स हो गई, रेस्ट रूम्स हो गए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए आपके क्रेचेस हो गए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस हो गए, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा, ऑक्यूपायर ही प्रोवाइड करेगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो पहला केस जो मैंने साइट किया दैट इज जीके इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, जो कि 1996 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो डायरेक्टर है कंपनी का वो एक ऑक्यूपायर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो जजमेंट है वो एम्फसाइज करता है कि जो लाइबिलिटी है वो शिफ्ट ना हो किसकी तरफ, मैनेजर की तरफ या सबऑर्डिनेट ऑफिसर की तरफ।
दूसरा जो केस साइट किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, जो कि रीअफर्म करता है गवर्नमेंट ओन कंपनीज का केस, जो कि नॉमिनेट पर्सन एक एक्ट करेगा ऑक्यूपायर की तरफ, जिसमें एक डायरेक्टर नहीं होगा। कंक्लूजन की बात करें तो जो ऑक्यूपायर है वो लीगल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करता है सेफ और कंप्लेंट इंडस्ट्रियल वर्कप्लेस को मेंटेन करने के लिए। उसकी और या उसका जो प्रोएक्टिव रोल है वो क्रूशियल इंप्लीमेंटिंग में सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो कि रिड्यूस करेगा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को, अपहोल्ड करेगा फैक्ट्रीज एक्ट के ऑब्जेक्टिव को। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ने फर्दर क्लैरिफाइड किया है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लाई करती है पर्सन के साथ पूरी तरीके से अल्टीमेट कंट्रोल में, जो कि इंश्योर करेगी अकाउंटेबिलिटी किसको, हाईएस्ट लेवल पे। ठीक है, सो ऑक्यूपायर के बारे में बताया था, ऑक्यूपायर की ड्यूटीज मैंने यहाँ पे बताई, केस लॉस बताए, 2 केस साइड के, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन बताया है। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया है कि आपको क्या बताना है, इंस्पेक्टर से रिलेटेड बताना है। हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लिया, हमने फैक्ट्री देख ली, हमने ऑक्यूपायर देख लिया। अब इस केस में हम किसके बारे में देखेंगे, इंस्पेक्टर के बारे में देखेंगे। सो इस क्वेश्चन में बोला है रोल और पावर बताने इंस्पेक्टर्स के किसमें, फैक्ट्रीज एक्ट में, और किस तरीके से जो इंस्पेक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को एक्ट के, ये चीज आपको 10 मार्क्स में बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इंस्पेक्टर के बारे में बताऊंगी कि फैक्ट्रीज एक्ट एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो कि एम करता है सेफ्टी को इंश्योर करने में, हेल्थ में, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स में जो कि एम्प्लॉय किए गए हैं फैक्ट्री में। ये इन्फोर्स करता है प्रोविजन को, ये एक्ट प्रोवाइड करता है इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में, सेक्शन 8 में, जो कि एक्ट करेगा वॉच डॉग की तरह कंप्लाइंस की। रोल ऑफ इंस्पेक्टर की बात करूं, इंस्पेक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंप्लीमेंटेशन में, इन्फोर्समेंट में एक्ट के, अपॉइंट किए गए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और एक्ट करता है चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज के सुपरविजन में। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इंक्लूड करती हैं इंश्योर करना कंप्लायंस प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रिलेटेड रूल्स में, इन्वेस्टिगेट करना एक्सीडेंट को, ऑक्यूपेशनल डिजीज को और डेंजरस ऑक्यूरेंसेस को, राइट्स और सेफ्टी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, रूटीन और सरप्राइज इंस्पेक्शन की भैया उनको पता ना हो, इंस्पेक्शन हो जाए, उनका प्रॉपर चेक करना चीजें जो वो छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं, एडवाइस करना एम्प्लॉयर को और वर्कर्स को किसी भी तरीके का लीगल ऑब्लिगेशंस और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में, और उसी के साथ साथ रिपोर्ट करना वायलेशंस को और इनिशिएट करना लीगल एक्शन को, जहां पर भी जरूरत है वो भी इंस्पेक्टर ही करेगा। इंस्पेक्टर्स की पावर सेक्शन 9 में देखे रखी है। जो सबसे पहली पावर होती है वो एंट्री और इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्टर किसी भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में एंटर कर सकता है किसी भी रीजनेबल टाइम पर, बिना या बताकर प्रायर नोटिस के। मतलब अगर इंस्पेक्टर को लग रहा है कि वहां उस प्रेमाइसिस पे जाना है, इंस्पेक्ट करना है, तो जरूरी नहीं है वो इंस्पेक्टर वहां प्रेमाइसिस वालों को बताएगा, वो बिना बताए क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये एग्जामिन हो सकता है किसी पार्ट फैक्ट्री का एग्जामिन हो सकता है जिसमें मशीन इंक्लूड हो, प्लांट इंक्लूड हो, प्रोसेस एरियाज इंक्लूड हो, उनको क्या किया जा सकता है, इंस्पेक्ट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन इंस्पेक्टर्स डिमांड कर सकते हैं, प्रोडक्शन किसका, रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर्स का, रिकॉर्ड्स का, नोटिस का, जो कि रिक्वायर्ड किए गए हैं इस एक्ट में मेंटेन करने के लिए। इंक्वायरी और इंटरव्यू की बात करूं, जो इंस्पेक्टर है वो एग्जामिन करेंगे किसी भी पर्सन को जो कि फाउंड किए हैं फैक्ट्री में, चाहे वो अकेले किए हो या किसी दूसरे के प्रेजेंस में किए हो, ताकि वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, गैदर कर सके कंप्लाइंस के साथ। सैंपल कलेक्शन की बात करूं तो जो इंस्पेक्टर है वो सैंपल्स ले सकते हैं मटेरियल्स के, सब्सटेंसेस के, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज की गई है, और स्पेशली जो हजार्डस सब्सटेंस के टाइम पे यूज की गई है एनवायरनमेंट पे, उनको वो यूज कर सके। सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करूं, अगर उनको किसी भी तरीके का वायलेशन सस्पेक्ट हुआ है तो वो सीज कर सकते हैं कॉपी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की, आइटम्स की, ये भी पावर होती है इंस्पेक्टर के पास। अगर इंस्पेक्टर को किसी एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना है तो वो भी पूरी तरीके से उनके पास पावर है कि वो सीरियस या फाटल एक्सीडेंट को पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। किस तरीके से उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में कंट्रीब्यूशन है इंस्पेक्टर का, तो सबसे पहले कि कंप्लायंस इन्फोर्समेंट, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए इंस्पेक्टर की तरह से, जो कि हेल्प करेगा कि फैक्ट्रीज अडेयर कर रही है सेफ्टी टर्म्स और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से। प्रिवेंटिव रोल, आइडेंटिफाई करना अनसेफ कंडीशंस प्रैक्टिसेस, इंस्पेक्टर हेल्प करते हैं एक्सीडेंट्स और ऑक्यूपेशनल हजार्ड को प्रिवेंट करने में। लीगल एक्शन, इंस्पेक्टर इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन फैक्ट्री के अगेंस्ट, ओनर के अगेंस्ट, ऑक्यूपायर के अगेंस्ट, अगर किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंस हुआ। वर्कर वेलफेयर, ये सेफगार्ड करना वर्कर के राइट इंश्योर करते हुए फैसिलिटीज जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, टॉयलेट हो गए, फर्स्ट एड हो गया, वर्किंग आवर लिमिट्स हो गए, ये सारी चीजें। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट करना, ये मेंटेन करता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, असिस्ट करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और लीगल प्रोसीडिंग्स में।
फिर हम आते हैं कंक्लूजन की बात करते हैं कि इंस्पेक्टर्स फैक्ट्रीज एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि पूरी तरीके से इस एक्ट का प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराते हैं, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर के थ्रू ही होती है। उसी के साथ उनकी जो पावर है वो पूरी तरीके से एसेंशियल है कि वो सेफ और ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस मेंटेन करे, और जो भी एक्शंस लग रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट को पूरा करने में, वो भी कौन करता है, इंस्पेक्टर करता है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट में आपकी यही चीजें थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, फैक्ट्री की डेफिनेशन हो गई, फैक्ट्री का एक्ट की हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव हो गए, और आपके इंस्पेक्टर का रोल हो गया, ऑक्यूपायर का रोल हो गया, इसी से रिलेटेड आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। लेबर लॉ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, 1 एंड 2 दोनों, और उसी के साथ कोई भी डाउट हो मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।